गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। झारखंड स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये इसका नाम है क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड के इतिहास में क्षेत्रीय राजवंशों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर झारखंड का इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए और क्षेत्रीय राजवंशों की अगर चर्चा ना की जाए तो झारखंड के इतिहास को जान पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए झारखंड का अगर वास्तविक राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो क्षेत्रीय राजवंशों की स्थापना से ही झारखंड की जो आरंभ होता है उसको हम जान पाते हैं। मतलब झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के स्थापना से झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया करता है उसमें जो रहता है मुंडाओं, तो मुंडाओं के द्वारा ही झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि झारखंड राज्य का जो निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो मुंडाओं द्वारा किया गया। अब जब मुंडाओं द्वारा किया गया झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड में राज्यों का निर्माण उसके द्वारा जब किया गया तब उसके बाद अन्य सारे क्षेत्रीय राजवंशों का भी झारखंड में उदय होता है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ किसने किया, तो सबसे पहले किया मुंडा के बाद अन्य सारे छोटे छोटे राजवंशों का भी झारखंड में उदय हुआ। उनमें से जो प्रमुख थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन कौन थे, तो छोटा नागपुर का नागवंश, पलामू का रैक्सौर और तीसरा सिंहभूम का शिववंश। चलिए इसको हम मैप में हल्का ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र था। तो सबसे पहले हम करते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का नागवंश, दूसरा पलामू का रैक्सौर और तीसरा शिवों का शिव। अब ये था, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले मैप ड्रॉ करते हैं। अगर ये झारखंड का मैप हुआ तब आपका जो तीनों लिखे थे छोटा नागपुर का नागवंश, रामू का रैक्सौर और सिंहों का ठीक है। तब सबसे पहले जो छोटा नागपुर का जो नागवंश आता है ये आपका जो आज का जो दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, इधर जो पलामू, इधर सॉरी पलामू हो रहे हैं, इधर जो गुमला हो गया, यहाँ पे रांची हो गया और इधर लोहरदगा हो गया। इधर का जो लगभग जितना सारा क्षेत्र था वो सिमडेगा, ये सभी क्षेत्र आपका किसमें आता है, छोटा नागपुर का जो नागवंश रहता है उसमें आता है। दूसरा आपका जो पलामू हो गया, तो पलामू इधर गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार इधर का जो क्षेत्र रहता है उसको कवर करता है। यहाँ पे किसका था, तो रैक्सलों का पर्वत था।
और तीसरा आपका जो सिंहों का जो सिंह वंश हुआ वो इधर का जो एरिया रहता है उसको कवर करता है। ये था कि झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों की जब हम चर्चा किए तो सबसे पहले मुंडा झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया। उसके बाद जितने अन्य सारे क्षेत्रीय राजवंश जो झारखंड में अपने राज्य स्थापित किए उसके बारे में हमने बताया कि छोटा नागपुर का नागवंश इस क्षेत्र को पूरा कवर करता है, इधर वाला क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा आपका पलामू में जो रैक्सोल था, ये राजपूताना जो रोहतासगढ़ से होते हुए यहाँ पे आए थे, पलामू पे आए थे। और तीसरा जो सिंहों का सिंह वंश थे, ठीक है। और जो रैक्सोल थे उसके चेरो जनजाति द्वारा क्या हुआ, उसे परास्त कर दिया गया था। बाद में यहाँ पे चेरो अपना राज्य स्थापित करता है, ठीक है। फिर हम आगे चर्चा करते हैं सबसे पहले मुंडा के बारे में। जो मुंडा अपना राज्य स्थापित किया उसका कौन कौन शासक हो गए, तो फिर हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद जब मुंडा क्या करता है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो मुंडाओं द्वारा झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। और जब मुंडाओं द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होता है तो निर्माता तो होना चाहिए, तो उस निर्माता का नाम रहता है ऋषा मुंडा, ठीक है। क्या नाम रहता है, ऋषा मुंडा। तो झारखंड में जो मुंडाओं द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया किया गया उसमें जो निर्माण का काम जो करता है उसका नाम क्या रहता है, ऋषा मुंडा रहता है। और इस ऋषा मुंडा द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया तो प्रारंभ होती है, लेकिन उसका जो प्रथम शासक योग शासक जो चुनता है उसका नाम रहता है सुतिया पाहन। क्या नाम रहता है, सुतिया पाहन। सुतिया पाहन का हुआ, सुतिया पाहन क्या हुआ, प्रथम शासक हुआ किसका, मुंडाओं का प्रथम शासक। और ये क्या हुआ, निर्माता। ठीक है। अब क्या करता है, ऋषा मुंडा द्वारा मुंडाओं का राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। सुतिया पाहन उसका प्रथम शासक होता है। अब सुतिया पाहन राज्य निर्माण की प्रक्रिया तो क्या हुआ, उसका शासक तो बना, लेकिन सुतिया पाहन जो अपने राज्य का जो निर्माण किया उसका जो नामकरण करता है वो अपने नाम पर ही करता है, जिसका नाम रहता है सुतिया नाखंड। तब जो नव स्थापित राज्य हुआ क्या हुआ, नव स्थापित जो राज्य हुआ उसका जो नाम रहता है वो क्या रहता है, तो सुतिया पाहन ही, सुतिया नाखंड रहता है। जो सुतिया पाहन अपने नाम पर ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुतिया नाखंड के नाम से राज्य का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत गढ़ कितने थे, इसके अंतर्गत परगने कितने थे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब इसके अंतर्गत जो गढ़ थे वो कितने थे, तो गढ़ थे 7, और जो परगने थे, परगने वो थे कितना, 21, ठीक है। तो 7 गढ़ के अंतर्गत 21 परगने का निर्माण इन्होंने किया, ठीक है। 7 परगने के अंतर्गत 21, 7 गढ़ के अंतर्गत 21 परगने का इन्होंने। अब ये हो गया कि गढ़ कितने में 7 और परगने कितने में 21। अब गढ़ कौन कौन कहाँ पे है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं इसका जो 7 गढ़ था उसके बारे में। तो सबसे पहले जो गढ़ का नाम है उसका नाम रहता है लोहागढ़। दूसरा रहता है उसका नाम रहता है हजारीबाग। तीसरा जो नाम रहता है इसके पलामू या
पालूनगढ़ भी बोला जाता है। चौथा जो रहता है उसका नाम रहता है मानगढ़। पांचवा जो रहता है इसका नाम रहता है सिंहगढ़। और जो छठा रहता है उसका नाम रहता है केसरगढ़। और सातवां जो रहता है उसका नाम रहता है सुरगुजगढ़। अब जो सुरगुजगढ़ रहता है लोहागढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसरगढ़ और सुरगुजगढ़। अब एक एक करके इसके बारे में जो चर्चा करते हैं। लोहगढ़ जो बोला जाता है वो आपका लोहरदगा को बोला है, ठीक है। हजारीबाग तो हजारीबाग है। पालूनगढ़ हो गया पलामू, ठीक है। मानगढ़ जो आज का धनबाद है उसी का नाम मानगढ़ से मानभूम होगा, मानभूम। और मानभूम क्या होता है? आज का जो हुआ धनबाद उसको बोला जाता है। ढालभूम बोला जाता है सिंहभूम वाला क्षेत्र को, ठीक है। ढालभूम जो कहाँ पे पड़ता है? सिंहभूम का क्षेत्र में कवर करता है। फिर आपका जो सिंहगढ़ हुआ वो सिंहभूम हुआ, ठीक है। और जो इसके बारे में डाटा नहीं प्राप्त है। और सुरगुजगढ़ जो हुआ वो सुरगुजा जो है आज जो कहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित है। चलो ये हो गया केसरगढ़। और सुरगुजगढ़ जो कहाँ पे पड़ता है? सुरगुजा कहाँ है? आज का जो छत्तीसगढ़ है वहीं पे पड़ता है। तो एक एक करके क्षेत्र को हम, ठीक है, तो हम एक एक करके इसको दर्शाने का काम करते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैप में हम दर्शाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोहागढ़ जिसको लोहरदगा, तो ये आपका लातेहार से नीचे वाला जो एरिया रहता है इसको कवर करता है लोहागढ़। दूसरा आपका हजारीबाग, यहाँ का जो एरिया रहता है उसको कवर करता है हजारीबाग। और तीसरा आपका पालूनगढ़ जो पलामू का क्षेत्र रहता है, इसको पलामू इस क्षेत्र को कवर करता है। चौथा आपका जो मानगढ़ रहता है वो मानभूम अर्थात धनबाद का जो एरिया रहता है उसको कवर करता है मानभूम का पहले नाम क्या था? जंगलमहल। और इधर पंचेत पड़ता है, ये धनबाद में ही पंचेत पड़ता है। और मानभूम पहले जंगलमहल का हिस्सा था। और उसके बाद हम बात करें सिंहगढ़ का, ये सिंहभूम वाला एरिया को कवर करता है। ये कहाँ के एरिया को कवर करता है? सिंहभूम का एरिया को कवर करता है। और सुरगुजागढ़ यहाँ पे पड़ता है। सुरगुजागढ़ कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। सुरगुजा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि झारखंड में जो मुंडाओं का राज निर्माण का जो प्रक्रिया था, जिसे सुतिया नाखंड के नाम से जाना गया, वो लगभग झारखंड में उसका विस्तार हो चुका था। इसलिए मुंडाओं को ही झारखंड में प्रथम राज निर्माण का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे कितने 21 परगनों में बांटा गया, छोटे छोटे जो इसके अंतर्गत 21 परगने समाहित थे। अब जैसे आपका सुतिया पहान क्या रहता है? एक योग शासक होता है और अपना राज का विस्तार लगभग समस्त झारखंड तक कर चुका होता है। उसके बाद जो क्या होता है कि मुंडाओं का जो अंतिम शासक रहता है जिसका नाम रहता है मदरा मुंडा। अब मदरा मुंडा क्या करता है कि मुंडाओं का जो राज निर्माण की प्रक्रिया होता है उसका वह अंतिम शासक रहता है। और उसके बाद मुंडाओं का क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होती है वो समाप्त हो जाता है। और इस क्षेत्र में फिर छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। और उसमें से छोटा नागपुर खास का नागवंश का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। तो मुंडाओं का जो अंतिम शासक का नाम क्या रहता है?
अंतिम शासक, अंतिम मुंडा शासक जिसका नाम रहता है, अंतिम मुंडा शासक जिसका नाम रहता है मदरा मुंडा। यहाँ पे लिख देते हैं मदरा मुंडा जो रहता है अंतिम मुंडा शासक। तो आज का जो मुंडा शासन व्यवस्था, आज का जो मुंडा से संबंधित जितने सारे बातें थे उन सारे तथ्यों को हमने आपके बीच रखा। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अगर समझ में आता है, मुंडाओं के बारे में जितने हमने आपको बताया, तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।